नमस्कार, एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में लोअर पीसीएस 2024 का जो नोटिफिकेशन और एडवर्टाइजमेंट दोनों आ चुके हैं, उसी के लिए कक्षाओं का संचालन आरंभ हो गया है। 23 दिसंबर मंडे से एक और नया बैच इसमें आरंभ हो रहा है। 10 बजे इसका समय है। और इस कक्षा के लिए क्या क्या रणनीति जो है संस्थान की रहेगी, अधिकतम अंक हासिल कर सकें उसके लिए किन चीज़ों को हम प्राथमिकता में रखेंगे, और जैसे प्रश्नों को एनालिसिस करने की कोशिश होगी ताकि अधिकतम अंक जो है मिल सके, ये हम अभी इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी जो है इसके लिए कोचिंग कक्षाएं आरंभ करना चाहते हैं, वो संस्थान के साथ 23 दिसंबर से जुड़ सकते हैं और सुबह 10 बजे की कक्षा में अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसमें हमने पीछे भी वीडियो बनाई थी कि जो है सिलेबस को प्लान कैसे करना है और पदों की स्थिति क्या है, किस किस तरह से प्राथमिकता रह सकती है। साथ में जो है प्रश्न जो अलग अलग 10 यूनिटों से जीएस के अंदर पूछे गए हैं जनरल स्टडी में, उसमें किस यूनिट को किस तरह से डिवाइड जो है आयोग ने पिछले 2021 की परीक्षा के अनुसार रखा था, उस तरह की कुछ रणनीति हम इस 2024 वाले परीक्षा के लिए भी जो है अपनाएंगे। तो आज जो है हम जो उत्तराखंड लोअर पीसीएस वाली परीक्षा है, इसके कुछ पिछले सालों के जो प्रश्न हैं 2021 में जो प्रश्न आए थे, अगर हम उसको इस बार के लिए प्लान करें कि क्या क्वेश्चन हमने पीछे को ध्यान में रख करके इस बार तैयार करने हैं, तो उससे समझने में जो है सहूलियत होगी। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम ज्योग्राफी वाले हिस्से से, और ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो पीछे आए थे उनको बात करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, यानी सबसे अच्छी कोयले की जो कोयले गुणवत्ता वाला कोयला होता है वो कौन सा होता है, कोल। अब कोयले पे जैसे ये क्वेश्चन आ रखा है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन सा है, तो सामान्य रूप से हम जानते हैं कि कोयले चार तरह की विशेषताओं वाला होता है, जिसमें जो है सबसे कम कार्बन का परसेंटेज जिसके अंदर होता है वो जो है पीट है। उससे ऊपर जो जाएगा वो लिग्नाइट है। उससे और अच्छा जाएगा जिसमें कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो उसमें जो है हीट देने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो वो बिटुमिनस हो जाएगा। और जिसमें कार्बन और अधिक होगा वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट्स। तो चार तरह का कोयला ये हो गया। अब इसमें जैसे हमारे पास ये ऑप्शन है, लिग्नाइट है, पीट है, एंथ्रेसाइट है, बिटुमिनस है, इसमें से कौन सा कोयला बढ़िया, ये तो एक क्वेश्चन आया था पिछली बार। इसके अंदर से ही क्वेश्चन और कई भी बन सकते हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो वो निर्भर करता है कि पिछली बार अगर ये आया था तो ये तो आएगा नहीं इस बार, तो हम इस वाले हिस्से से अगर तैयार करें तो क्या करें और किन चीज़ों को प्राथमिकता में रखें, और जब हम उसे तैयारी करें तो किन चीज़ों को पढ़ें या किन चीज़ों को पढ़ने के साथ में कंपेरेटिव हिस्सा भी तैयार करें उसका, ताकि फैक्ट के साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी हमारा तैयार हो सके। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो कोयला है चार तरह का, इसमें जो मुख्य रूप से अंतर है वह है कार्बन का प्रतिशत। कार्बन परसेंट जिसमें सबसे ज़्यादा होगा उसके अंदर जो है ज़्यादा हीट देने की क्षमता होती है। कार्बन का गुण ही होता है कि उसके अंदर ऊर्जा निहित रहती है। तो जो सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होगा वो सबसे ज़्यादा हीट देगा। जिससे सबसे कम जो है कार्बन परसेंट होगा उसमें सबसे कम हीट आएगी। उसी के हिसाब से हम इनकी गुणवत्ता निर्धारित करते हैं। तो मूल रूप से कोयला बनता कैसा है, तो कोयला मुख्य रूप से जो है जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ होते हैं, वो जो है जब कई समय पहले जो है टूटते हैं, दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसके कुछ हिस्से अलग हो जाते हैं,
और उसी में से जो हिस्सा उसका कुछ बचता है, जिसमें जो है आ, कठोर जाइलम और फ्लोएम पौधे का जो रहता है, उसी से जो है सामान्य रूप से कोयला बन जाता है। और इसमें कार्बन का परसेंटेज होने की संभावना कम होती है। तो इसको जब जलाएंगे तो इससे जो है धुआं ज़्यादा निकलेगा और हीट कम निकलेगी। इस तरह की एक प्रवृत्ति होती है। तो ये जो है सामान्य रूप से जो है कोयला है, हालांकि इसे कोयले की श्रेणी में सामान्य रूप से शामिल नहीं किया जाता। तो ये होता है पीठ। अब जब इसी कोयले में जो है एक तो ताप बढ़ता है और दाब बढ़ता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारी प्रकृति में चीज़ें लगातार मॉडिफाई होती रहती हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे उन पर ज़्यादा प्रकृति का जो है दाब पड़ता है, या जैसे जैसे ताप की स्थिति उनमें बदलती है, तो वो अपना स्वरूप बदल देते हैं। जैसे हम चट्टानों को भी देखते हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, कायांतरित चट्टान है। तो ये चट्टानें भी अपने में बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ताप और दाब जो है इसको बदल देता है किसमें, लिग्नाइट कोयले में। और ये ब्राउन भूरे रंग का कोयला होता है। और इसमें जो ताप की जो प्रतिशतता होगी इसकी तुलना में ज़्यादा अधिक होगी, और इसमें कम जो है सल्फर की मात्रा जो है रहेगी। तो ये दूसरे तरह का कोयला हो जाता है लिग्नाइट। इसी कोयले में अगर और अधिक ताप और अधिक दाब पड़े तो इसमें भी जो है मॉडिफिकेशन आ जाता है, ये जो है और ज़्यादा बेहतर स्वरूप में आ जाता है, और इससे बन जाता है बिटुमिनस कोयला। ये जो है सॉफ्ट कोयला है ये, और इसमें कार्बन का परसेंट जो है ज़्यादा होता है। तो समय के साथ जो है इनकी ये प्रवृत्तियाँ बदलेंगे, और इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हम जो है ईंधन के रूप में करते हैं, फ्यूल के रूप में करते हैं। और इसमें ताप इसकी तुलना में क्या होगा, ज़्यादा होगा, सल्फर की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। और इसी में जब अधिक ताप और दाब बढ़ जाता है तो ये चीज़ किस में बदल जाती है, एंथ्रेसाइट। ये जो है इसकी तुलना में हार्ड कोल है, कठोर कोयला है। और ये सबसे ज़्यादा ईंधन, यानी जो हम बिजली बनाते हैं विशेष रूप से थर्मल पावर, बिजली को हम जो है कोयले, भारत में तो सबसे ज़्यादा बिजली जो है कोयले से बनती है, पानी से भी बनती है, और बाकी आजकल तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज चल रहे हैं। परंतु सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन भारत में कोयले से किया जाता है, उसको हम थर्मल पावर कहते हैं। तो ये एंथ्रेसाइट कोयला है, और इसका सबसे ज़्यादा इस तरह से इस्तेमाल होता है, इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगा। तो ये तो 4 तरह के कोयले हो गए। अब अगर हमने इनको इस तरह से पढ़ लिया तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ तो ये हो जाती है। फिर इस पर क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं, कोयला मिलता कहाँ कहाँ पे भारत में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो है कौन कौन से राज्य में मिल सकता है, या फिर कोल माइन कहाँ कहाँ पर है। तो जब हम इसको जाएंगे यहाँ से तो ये पूरे भारत का नक्शा है, कोल रिजर्व्स इन इंडिया, भारत में कहाँ कहाँ पे कोयला है राज्य वाइज। तो आप देख रहे हैं भारत में जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये काफ़ी कम मिलता है, इसलिए हमें भारत में जो है एंथ्रेसाइट कोयले को इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इसलिए विद्युत जो भारत के अंदर मिलती है काफ़ी महंगी मिलती है। तो ये कोयला तो यहाँ पर मिलता है मुख्य रूप से जम्मू एंड कश्मीर में वाले हिस्से में, ये आप इस वाले हिस्से में देखते हैं। तो यानी एंथ्रेसाइट जम्मू कश्मीर में भारत में मुख्य रूप से मिलेगा। बाकी हो गया बिटुमिनस। तो ये बिटुमिनस आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा यानी छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में मिलेगा, कुछ जो तेलंगाना वाले में मिलेगा, थोड़ा जो है ये कर्नाटक वाले हिस्से में मिलेगा। इधर से आप देख रहे हैं ये कुछ मध्य प्रदेश के अंदर, कुछ जो है वेस्ट बंगाल के अंदर, कुछ जो है उड़ीसा के अंदर, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हो जाएगा इसका, जिसमें आसाम है, मेघालय है। इन जगहों पर जो है बिटुमिनस कोयला मिलता है। तो ये हमारे दूसरे लॉजिकल क्वेश्चन इसके बेस पे हो गए। तीसरा यहाँ पे लिग्नाइट है, और लिग्नाइट जो है ये मिलता है यहाँ पे, जैसे गुजरात वाले इस हिस्से में मिलता है, कुछ राजस्थान वाले में हिस्से में मिलेगा, और बाकी हिस्सों में जो है कोयला ज़्यादा मात्रा में मिलता नहीं है। तो ये हमारा कंपेरेटिव क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। इसी में अगर इसने जो है कोल फील्ड यानी कोयले की खान वाले क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये कोल फील्ड है। जैसे
ये झारिया और बोकारो झारखंड में। उसके अलावा जो है रानीगंज, ये ये वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा जो है सिंगरेली, यहाँ पर भी है। इसके अलावा ये लिग्नाइट, ये तमिलनाडु के अंदर आता है। ये जो है भारत के अंदर जो है मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र है। उसके अलावा उड़ीसा में तलचर क्षेत्र भी है। तो एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कहाँ कहाँ मिलता है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ से कि जो कोल माइंस है भारत के अंदर वो कहाँ पर है। ये हमारे इसके लॉजिक के साथ चीजें जुड़ जाएंगे। और अगर इसमें मेजर कोल फील्ड्स इसने पूछ ले तो सीक्वेंस और राज्य के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो है लिग्नाइट कोयला है। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये नेवेली तमिलनाडु में जो है जगह है नेवेली, वहाँ पर ये जो है मेजर कोल फील्ड है। उसके अलावा जो है गुजरात का कच्छ है, यहाँ पर जो है ये है। उसके अलावा जो है राजस्थान वाला हिस्सा है, ये जो है डेजर्ट्स यानी वेस्टर्न राजस्थान अरावली के उधर है, ये अरावली पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा जो है ये जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में आ जाए तो लिग्नाइट वाला है। दूसरा है बिटुमिनस। बिटुमिनस ज़्यादा मिलता है भारत में। तो ये आप देख रहे हैं ये गोदावरी वैली है, यहाँ पर मिलेगा। ये उड़ीसा में तलचर है, यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा जो है झारखंड में बोकारो, वहाँ पर मिलेगा। झारिया, रानीगंज, यहाँ पे मिलेगा। ये इधर सिंगरौली, यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा जो है ये तवा वैली है, यहाँ पे मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण एरिया हैं जहाँ पर हमें कोल फील्ड्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है एक कोयले वाले ही टॉपिक के अंदर। अगर हम इन चीज़ों को इस तरह से तैयार कर लें तो हम बाकी क्वेश्चन भी यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। तो हमें कोयले कंसेप्चुअल अगर हमें इसका तैयार करना है तो हमें कोल फॉर्मेशन प्रोसेस को समझना होगा कि कोयला बनता कैसे है, या फिर जो कार्बोनिफेरस एरा था वो क्या था उस दौर में, और आज में जो है किस तरह से कोयले का निर्माण हो रहा है। कोयले की विशेषताएं क्या होती हैं, उसमें कार्बन परसेंटेज कैसे, क्या 80% किस में होता है, 60% किस में होता है, 50% किस में होता है, 40% और उससे नीचे किस में होता है। इसके अलावा कहाँ कहाँ भारत में जो है कोयला मिलता है राज्यों के हिसाब से, ये हो जाएगा। उसके अलावा जो ये 4 तरह का कोयला है इसमें से कौन किस किस राज्य के अंदर मिलता है, ये हो जाएगा। कोल फील्ड्स कहाँ पर है, तो ये तमाम क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोर सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन क्रॉप। तो कपास फसल के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उत्तम है। अब इसमें एक कंसेप्ट समझने वाली बात है कि अगर हम या तो याद करें कि जो है मिट्टी भारत में कहाँ पर कैसी कैसी मिलती है, और या फिर हम इसको यहाँ से एनालिसिस करके निकालें कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें रॉक की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में चट्टानें कहाँ पर कैसी कैसी हैं, कहाँ पर सेडिमेंट्री है, कहाँ पर इग्नियस है, कहाँ पर मेटामॉर्फिक है। चट्टानों का पता लग जाएगा। चट्टानें कहाँ पर कैसी होंगी इसका कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि उनका बनने का हिस्सा क्या है, कहाँ पर जो है समुद्र रहा है, कहाँ पर ज्वालामुखी फटे हैं, ज्वालामुखी फटने के बाद जो है लावा जमा है, लावा जमने के बाद इग्नियस कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर तिथि सागर था वहाँ पर जो है सेडिमेंट्री रॉक्स बनेगी, उसके टूटने के बाद किस तरह की मिट्टी बनेगी। तो एक तो यहाँ से निकलता है कि मिट्टियाँ कहाँ पर कैसी होनी चाहिए एक, और फिर उस मिट्टी में किस तरह के मिनरल्स होते हैं जिसके कारण वो एक पर्टिकुलर तरह की फसल के लिए जो है ज़्यादा उपयोगी होता है। तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, सैंडी सॉयल, एलुवियल सॉयल, ये 4 तरह की मिट्टियाँ हैं, लाल, काली, रेतीली और जलोढ़। अब जब हम इस मिट्टी को से निकालना चाहेंगे कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, तो ये जो है सॉयल फॉर्मेशन है भारत का, कि जो है ये देख रहे हैं आप, ये जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा और उसके साथ साथ में उत्तराखंड और हिमाचल वाला, यहाँ पर तो मिलती है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। उसके अलावा जो है सिक्किम भी आता है इसमें, अरुणाचल भी आता है।
जहाँ पर ये मिट्टी मिलेगी हमें। दूसरे नंबर पे आ गए एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा, दोमट मिट्टी, और ये मिलती हमें हिमालय के से निकलने वाली नदियाँ जब अपने साथ बहाकर लाए हुए मलबे को जिस जगह पर छोड़ती है, जहाँ क्या बनता है, ग्रेट प्लेन्स यानी भारत के महान मैदान, उन मैदानों में जो हमें मिट्टी मिलती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और वो मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है क्योंकि उसमें खनिजों की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो ये पूरा हिस्सा है, ये ग्रेट प्लेन्स हैं भारत के महान मैदान। यहाँ तो ये इधर जो है गंगा से बनते हैं, इधर जो है सिंधु से बनते हैं, और इधर जो है आसाम वाले हिस्से में ब्रह्मपुत्र से बनते हैं। तो ये ग्रेट प्लेन बनाने वाली नदियाँ हैं। तो ये हो गई यहाँ पर दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में मुख्य रूप से वो फसलें होंगी जिसको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि जो है इस मिट्टी में पानी को रोकने की क्षमता होती है, यानी धान और गेहूं और गन्ना। फिर इसके बाद हो गया रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं इस वाले हिस्से में कि ये जो है रेड एंड येलो सॉइल। फिर ये हो गया पूरा काली मिट्टी का हिस्सा, ब्लैक सॉइल। और ये जो ब्लैक सॉइल है ये अग्नि चट्टानों के टूटने से मुख्य रूप से बनती है, इग्नियस रॉक। तो साउथ इंडिया मुख्य रूप से इग्नियस रॉक से बना हुआ हिस्सा है। इससे जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी होती है। इसमें टिटेनियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण इसका रंग काला होता है। और ये जो मिट्टी होती है ये कॉटन के लिए जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। इसको आप और ज़्यादा कंपेयर करेंगे कि भारत में जो कॉटन मिल्स हैं, कपड़ा मिलें हैं, वो कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है और कर्नाटक वाले हिस्से में है, इन जगहों पर गुजरात वाले हिस्से में। यानी यहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा होती होंगी क्योंकि जो है जहाँ कच्चा मटेरियल मिलेगा वहीं पर उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। तो ये ब्लैक सॉयल वाला हिस्सा हो गया। उसके अलावा ये लेटराइट सॉयल वाला है, ये वेस्टर्न घाट की पट्टी है, पश्चिमी घाट यहाँ पर। और बाकी ये हो गया मरुस्थलीय मृदा, जो आपको जो है आरावली पर्वत के पश्चिम में जो राजस्थान वाला हिस्सा है। उसके अलावा इसमें ये जो है, तो ये जो है मिट्टियों का डिवीजन। तो अब क्वेश्चन पीछे वाला पूछा था उसने कपास का जो है कपास के लिए सबसे उपयोगी मिट्टी क्या है, तो उसके लिए सबसे उपयोगी काली मिट्टी। क्वेश्चन एक और भी बन सकता है कि काली मिट्टी होती कहाँ है। या काली ना पूछे वो तो दोमट पूछ सकता है, दोमट पूछे तो रेड एंड येलो पूछ सकता है, वो ना पूछे तो डेजर्ट पूछ सकता है। तो इस तरह से ए के लोकेशन से बाकी क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए। इसी के साथ में क्रॉप्स कि कहाँ पर कौन सी फसल होती है, तो हम मिट्टी के हिसाब से फिर उसका डिवीजन कर सकते हैं। तो ये जो है पल्सेज यानी दालें, तो दालें जो है मुख्य रूप से आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जो है राजस्थान वाले हिस्से में होती हैं, कुछ उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में होती है, मध्य प्रदेश वाले हिस्से में होती हैं। ये जो जगह हैं जहाँ पर जो है दाल का उत्पादन होता है। दूसरा है इसमें गन्ना, और गन्ना में जो है मुख्य रूप से जो है पानी वाली जगह पे, तो ये उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है जहाँ गन्ना जो है ज़्यादा होता है। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो है गन्ने का उत्पादन होता है। ये हो गया जूट, ये जो है विशेष रूप से कोस्टल वाला एरिया में होता है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर जो है ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है हमारा, क्योंकि जूट सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है उसके इर्द गिर्द। इसके अलावा ये हो गया कोकोनट, तो ये कोस्टल वाले हिस्से में यानी तमिलनाडु वाले हिस्से में ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ये हो गया कॉटन, और ये आप देख रहे हैं इसमें ये पूरा का पूरा हिस्सा कॉटन वाला, इसमें जो है कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र भी है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है। और उसके बाद हो गया टी, चाय पत्ती, और ये आप देख रहे हैं इसमें आसाम में हो गया, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हो गया, इधर कुछ यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हो। तो हम इस तरह से जो है फसलों का भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी मिट्टी में किस प्रकार की फसलें होनी चाहिए। तो ये भी उस क्वेश्चन की तर्ज पर क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है और हम उसका अधिकतम जो है लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में कि द मेन सेंट्रल थ्रस्ट सेपरेट्स
मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसको अलग करती है? अब ये जो है मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट, तो हमें इसके लिए हिमालय का पता होना चाहिए, क्योंकि हिमालय में हम क्या देखते हैं कि जब हम मैदानों से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो ऊंचाई के आधार पर, हाइट के आधार पर हम उसको डिवीजन कर देते हैं, और जो सबसे फुट हिल्स वाला जो हिस्सा है मैदानों के बाद, ग्रेट प्लेन्स के बाद, उसे हम शिवालिक बोलते हैं। फिर शिवालिक से और ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो उसे हम मिडिल हिमालय यानी मध्य हिमालय बोलते हैं। उससे और ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो उसे हम कहते हैं ग्रेट हिमालय, महान हिमालय। और महान हिमालय के पीछे की तरफ से जाएंगे, तिब्बत की तरफ से जाएंगे तो उसे बोलते हैं हम ट्रांस हिमालय। तो ये जो हमने अलग अलग नाम दिए हैं, इनके बीच में कोई बाउंड्री लाइन है, उन्हीं बाउंड्री लाइनों को द्वारा हिमालय की ये तीन रेंज अलग अलग हो जाती हैं, एक से दूसरी अलग हो जाती है। जैसे सबसे पीछे की तरफ है ट्रांस हिमालय, उसे तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। और तिब्बत हिमालय के इधर से फिर क्या पड़ता है, ग्रेट हिमालय। उन दोनों के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है, उसका एक नाम है। इसी प्रकार से ग्रेट हिमालय और उसके नीचे मिडिल हिमालय, उसके बीच में एक डिवाइडिंग लाइन है। और फिर उसी तरह से जो है मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय उसके बीच में, और फिर जो है शिवालिक हिमालय से। तो इस तरह से जो ये नाम है, तो जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है वो कहाँ पर है? तो आप हिमालय को इस तरह से देखते हैं, हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर में फैल रखा है, जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में पूरा 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और चौड़ाई इसकी जो है कहीं पर 200 किलोमीटर है, कहीं पर 500 किलोमीटर है। वेस्ट वाले हिस्से में चौड़ाई ज़्यादा है 500 किलोमीटर, और ईस्ट वाले हिस्से में चौड़ाई कम है लगभग 200 किलोमीटर। और फिर इसमें रेंज है, जैसे काराकोरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, ये कैलाश रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, ये अलग अलग रेंज है इसके अंदर। तो इनके बीच में डिवीजन है। हिमालय का जब हम रीजनल यानी क्षेत्रीय विभाजन करते हैं तो तब उसको इस तरह से भी देखते हैं, ये इधर वाला काश्मीर हिमालय, फिर इधर वाला हिमाचल हिमालय, इधर वाला कुमाऊं हिमालय, फिर उसके बाद जो है नेपाल वाला हिस्सा आएगा नेपाल हिमालय, इसके बाद जो है ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो है आसाम हिमालय। तो ये इसको हम कहते हैं रीजनल डिवीजन। अब हम कह रहे हैं कि ये जो तीन रेंज है, एक, दो, तीन, इनके बीच में डिवाइडिंग लाइन है। तो जब हम डिवाइडिंग लाइन को नाम देंगे तो फिर ये नाम क्या क्या होंगे? तो इसमें आप देखिए, ये जो सबसे पीछे की तरफ लाल वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय, ये तिब्बत की तरफ से है इसलिए इसका नाम तिब्बत हिमालय भी है। और तिब्बत हिमालय के बाद ये जो ग्रीन लाइन है, ये हरा हरा जो हिस्सा है, ये डिवाइड का काम करता है ट्रांस हिमालय और इधर की तरफ से ग्रेट हिमालय। तो इन दोनों के बीच में डिवाइडिंग लाइन हो गया सजर जोन या हिंज जोन भी बोलते हैं इसे, सजर जोन या हिंज जोन। तो ये इन दोनों के बीच में डिवाइड करने का काम करता है, पहला। फिर इसके बाद जो है ग्रेट हिमालय हो गया, और ग्रेट हिमालय के बाद जो है फिर मिडिल हिमालय है बीच में। तो सजर जोन के नीचे आप देख रहे हैं ये टिथीस हिमालय है, इसको टिथीस हिमालय के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आ गया ये हाई हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये ग्रेट हिमालय है। और इसके नीचे ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं ब्लैक वाले, ये ब्लैक वाले पॉइंट दिख रहे हैं, या ब्लैक वाली जो लाइन है, ये जो है इस ग्रेट हिमालय और ये ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में लाइन है, इसको हम कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये है केंद्रीय सेंट्रल थ्रस्ट इसको बोलते हैं हम। तो ये वाली लाइन किसके बीच में आ गए, ग्रेट और मिडिल के बीच में। और फिर मिडिल मिडिल हिमालय से नीचे फिर जो है ये जो है क्या है, लेसर हिमालय है। तो इनके बीच में फिर जो है एक और जोन आता है जिसको कहते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये तीन डिवाइडिंग जोन है इसके अंदर, हिमालय के अंदर सजर जोन, दूसरा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तीसरा मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ट्रांस हिमालय, इसके नीचे की तरफ से ग्रेट हिमालय, उसके नीचे की तरफ से मिडिल हिमालय, उसके नीचे की तरफ से शिवालिक हिमालय।
और उसके बीच में उनको अलग करने वाले सजर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे। अब हम इस मैप के साथ में बाकी चीजें एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज होगी। ये जो मैपिंग है ये हम भूलेंगे नहीं जल्दी से, हम दिमाग में इसको लंबे टाइम तक ग्रैप्स करके रख सकते हैं, या फिर परीक्षा में हम रिकॉल करना चाहें तो ये जल्दी याद हो जाएगा। इसी के अंदर से और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ, इसमें जो है रेंज पूछ सकता है वो। हालांकि जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु जैसे क्वेश्चन भी अगर हमें तैयार करने तो क्या है, तो ये रेंज पूछ सकता है। ये जो है पामीर गांठ है इधर सबसे ऊपर, इधर से हिंदुकुश वाला हिस्सा है। उसके अलावा ये रेंज पूछ सकता है, इसमें काराकोरम रेंज है, ये जास्कर रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, इधर से शिवालिक रेंज है, या फिर इसमें माउंटेन, ये सबसे पश्चिम की तरफ है नागा नांगा पर्वत, सबसे पूरब की तरफ है नामचा बरवा। उसके बाद इधर से कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हम पूरब से जब पश्चिम की तरफ आएंगे तो कौन कौन से माउंटेन पीक्स पड़ेंगे, तो तब हमारे पास ये कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बीच में मकालू, इधर से जो है नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामेट, ये भी हमारे क्वेश्चन के रूप में तैयार यहाँ से हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के साथ एनालिसिस करके ये भी निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऑन विच रिवर एस्चुरी इज द एलियाबेट आइलैंड सिचुएटेड। अब ये पहले एस्चुरी क्या होती है ये हमें समझना पड़ता है, और फिर कौन से जो आइलैंड में ये बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें एक कंसेप्ट पहले हमें समझ में आना पड़ता है कि भारत में कुछ नदियां जो है पूरब की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ नदियां जो है अरेबियन सी में गिरती हैं, पश्चिम में गिरती हैं। तो जो नदियां मूल रूप से जो है पश्चिम की तरफ जाती हैं वो ज़्यादा तेज़ी से बहती हैं। हालांकि एस्चुरी कहीं भी बन सकती है और उन तमाम जगहों पर बन सकती है। दो ही चीज़ें बनती हैं, जब नदी निकल कर के समुद्र के मुंह में घुसती है तो दो ही चीज़ें बनती हैं। एक, अगर वो तेज़ी से बह के आ रही है तो उस पूरे हिस्से में एक गड्ढा जैसा बना देती है, तो वो एस्चुरी होती है। और अगर नदी धीरे धीरे जो है बह रही है तो अपने साथ लाए गए मलबे को छोड़ती रहती है और फिर क्या बना देती है, डेल्टा। तो भारत के जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जाती हैं ज़्यादातर वो डेल्टा बनाती हैं, और ये जो पश्चिम में बहती हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये एस्चुरी बनाती हैं। बाकी हमने कहा कि वो कहीं भी बन सकती है दोनों साइड में, पर एक जर्नल कंसेप्ट है ये। अब हम इसमें जो है जो नदी सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है भारत के अंदर वो नर्मदा नदी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। तो ये नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। अब क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इसमें, और ये फिर जो है मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ जो है महाराष्ट्र से होते हुए ये जो है गुजरात, और गुजरात से होते हुए बंगाल की सॉरी अरेबियन सी में गिरती है। तो जिस जगह से वो गिरती है उसका नाम है भरूच, ये गुजरात में है भरूच। ये जो है इसके साथ में रेंजेज भी पूछ सकते हैं कि नर्मदा वो नदी है जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, ऊपर की तरफ से इसमें है विंध्या और नीचे की तरफ से इसमें सतपुड़ा। उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर आप पूरब की तरफ से देखें तो कैमूर पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह से ये नदी जो है बहती है। इसमें सरदार सरोवर डैम भी बना हुआ है। अब ये जो नदी पश्चिम की तरफ बहती है ये अपने ढलान के उलट बहती है। जो हमारी नदियाँ बहती हैं वो ढलान की तरफ ज़्यादातर बहती हैं, परंतु जो नदियों का बहने का तरीका है वो कुछ ढलान पे बहती हैं, स्लोप पे, और कुछ नदियाँ अपने स्लोप के अगेंस्ट में चलती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की नदियाँ अपने ढलान के अगेंस्ट में चलती हैं। तो ये नदियाँ जो है पहाड़ों को यानी जो रॉक्स हैं उसको काट कर जाती हैं। तो इसके कारण जो है बहुत काटे हुए हिस्से में, संकरे वाले हिस्से में आगे बढ़ती हैं, तो तेज धारा होती है इनके अंदर। तो ये जो नर्मदा है ये इस तरह से जो है आप देख रहे हैं ये कैसे पहाड़ों को काट करके बीच से निकल रही है। इनको हम मार्बल रॉक्स बोलते हैं, मार्बल चट्टाने हैं, यहाँ से निकलती है ये नदी।
अब पश्चिम की तरफ बहने वाली तो बहुत सारी नदियां हैं भारत में, ये भी हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ऐसे ले। मुख्य मुख्य नदियां जैसे ये नर्मदा हो गई, पश्चिम की तरफ बहने वाली। नर्मदा के ही नीचे है ताप्ती। ताप्ती भी जो है दो माउंटेन रेंज के बीच में बहती है। जैसे ऊपर की तरफ से हो गया सतपुड़ा, नीचे की तरफ से अजंता, उसके बीच में बहती है। उसके अलावा जो है पश्चिम की ओर बहने वाली लूनी नदी, उसके अलावा साबरमती, उसके अलावा माही जो पश्चिम, इसके अलावा नीचे जाएंगे पेरियार केरल में, पंबा, ये जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली है सारी नदियाँ। और बड़ी बड़ी नदियाँ वैसे हम भारत में पूरब की तरफ बहती हैं। इसमें हम ऐश्वरी का पता करना चाहते हैं कि ऐश्वरी कहाँ बनती है। तो एक तो ये यहीं पे बनती है जहाँ ये नर्मदा गिरती है, और ये करीब करीब 27 किलोमीटर लंबा एस्चुरी बनती है। 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी है ये। और दूसरा जो है एक यहाँ पर बनती है, ये जो है गोवा के पास में। और तीसरी जो है यहाँ पर जो है ये हुगली एस्चुरी है, यानी जो गंगा उत्तराखंड से निकल के जाती है वो पश्चिम बंगाल में दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा नीचे की तरफ आती है, उसे कहते हैं हुगली, और एक बांग्लादेश में चली जाती है, उसे कहते हैं पद्मा। और ये जो हुगली नीचे वाली आती है ये बनाती है यहाँ पर एस्चुरी, तो इसे हुगली एस्चुरी बोलते हैं। तो आप मुख्य रूप से देख रहे हैं तीन जगहों पर एस्चुरी दिख रहे हैं आपको। एक ये हो गया गल्फ ऑफ कॉम्बे, कम्बे की खाड़ी, एक इधर ये अरेबियन सी में गोवा के पास में, एक यहाँ पर जो है हुगली। और ये जो सबसे बड़ा है ये वाला जिसको हम जो है नर्मदा वाला कह रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ कैम्बे में जो है इसका निर्माण होता है। ये इधर से आ रही है नर्मदा, ये नर्मदा, इसके नीचे ताप्ती, इसके नीचे जो है विश्वामित्र, ये इधर से माही, ये पूरा हिस्सा है। तो ये है एस्चुरी। अगर आप इसका चित्र देखेंगे कि एस्चुरी होती कैसी है, तो एस्चुरी ऐसी होती है, ये रियल एस्चुरी है जो नर्मदा नदी गल्फ ऑफ कैम्बे में बनाती है। तो इस तरह से जो है इसका निर्माण हो जाता है नदी। और जैसे हम पूरब की तरफ नदी जाते हुए देंगे तो डेल्टा बना देगी, अपने साथ लाए हुए मलयों को छोड़ देगी। और इसको अगर हम जो है रियल फॉर्मेट में देखना चाहे इमेजेस के रूप में, तो ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर ये बनती है। और इसका जो है ये वृहद रूप ये है, ये पूरा जो है इस तरह से 27 किलोमीटर लंबी एस्चुरी। तो हम इसके साथ में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि एस्चुरी होती क्या है, एक कहाँ पर बन सकती है, किस तरह की नदियों में इसके बनने की संभावना होती है, ये जो एलियाबेट आइलैंड से कौन सी एस्चुरी पे बना हुआ है, और इसके साथ में बाकी चीज़ें। तो ये जो है इसके साथ एनालिटिकल क्वेश्चन निकालने की कोशिश एक हो जाएगी। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, सही नहीं है। इसमें क्या है, पंजाब हिमालय इज बिटवीन किसके, इंदस और सतलुज के बीच में है कि नदियां हैं ये। फिर दूसरा कुमाऊं हिमालय, ये कह रहा है यमुना और काली के बीच में है। तीसरा कह रहा है नेपाल हिमालय, ये कह रहा है रावी और तीस्ता के बीच में है। चौथा कह रहा है आसाम हिमालय, ये कह रहा है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में। अब इसमें से हमें ये याद करने से दिक्कत आएगी, बल्कि इसे समझना पड़ेगा। और मैप के साथ पढ़ेंगे तो फिर भूलना तो है ही नहीं। तो इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो पहले तो आप हिमालय का रीजनल डिविजनल कर दिए। जो हिमालय जब पूरब से पश्चिम तक या पश्चिम से पूरब तक हम पूरा जाते हैं 2500 किलोमीटर, तो उसमें बीच में भी नदियां हैं। हिमालय के ग्लेशियरों से नदियां निकलती हैं और वो एक तरह से डिमार्केट कर देती हैं, उसे सीमा बना देती हैं, और उसी के आधार पर हम उसको नाम दे देते हैं। तो जब आप यहाँ से आएंगे, देखो सबसे भारत की सबसे पश्चिम में बहने वाली नदी है सिंधु, इंदस रिवर, जिसका उल्लेख आप सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ते हैं। और सबसे इधर की तरफ बहने वाली जो नदी है ये है सतलुज नदी। तो जो सिंधु नदी है वो भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और सतलुज नदी उसी के नीचे राक्षस ताल से निकलती है। इन दोनों के बीच का जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम पंजाब हिमालय। एक
फिर दूसरा सतलुज, और इधर से हो गई है काली नदी। काली वो वाली नदी है जो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर डिसाइड करती है। तो इसके बीच वाला जो हिमालय, इसे कहते हैं कुमाऊं हिमालय। फिर काली नदी से लेकर के, और जब नेपाल की सीमा खत्म और भारत यानी सिक्किम वाला हिस्सा शुरू होता है, उसके बीच में जो नदी है वो है तीस्ता। तो इसे कहते हैं नेपाल हिमालय। ये सबसे लंबा हिस्सा है हिमालय का, और लगभग 800 किलोमीटर लंबा है ये। और उसके बाद जो है तीस्ता, और इधर से हो गया धियांग। धियांग, ये धियांग जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इनके बीच का जो हिस्सा है उसे कहते हैं हम आसाम हिमालय। तो इस तरह से हिमालय बटा हुआ है, और ये रीजनल डिवीजन है। तो हमें ये नदियाँ रटनी नहीं है, समझनी है कि कहाँ पर कौन सी है, कहाँ पर कौन सी है। फिर इसके बीच कुछ भी पूछ ले हम जवाब दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये दिखा रखा है, पंजाब हिमालय इंदस और सतलुज के बीच में हो गया। कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच में हो गया। नेपाल हिमालय काली और इधर से तीस्ता के बीच में हो गया। कोसी भी एक बॉर्डर बनता है। उसके अलावा जो है सिक्किम हिमालय भी एक्स्ट्रा दे रखा है, कोसी और तीस्ता। और इधर से फिर आसाम हिमालय होगा, तीस्ता और धियांग। इस तरह से हम पश्चिम से पूरब जाने पर हिमालय में का डिवीजन कर सकते हैं। ये रीजनल डिवीजन है, यानी भौगोलिक या क्षेत्रीय विभाजन हो गया। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से तैयार किए जा सकते हैं। इसके साथ में नदियों का भी क्वेश्चन हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं कि नदी किधर की तरफ से निकल रही है, किधर की तरफ बह रही है। तो ये भी जो है हमें जियोलॉजिकल इवेंट्स दिखाता है। ये नदियों का एक तरफ, यानी नदियाँ पहले जो है दक्षिण की तरफ आ रही हैं हिमालय की, फिर पूरब की तरफ मुड़ जा रही हैं, और फिर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। तो यहाँ से जो है ये डिवीजन भी आप देख सकते हैं। तो ये नदियाँ है, ये सबसे पश्चिम में गंगा की सहायक नदी है यमुना, और इधर से सबसे इधर आप देखेंगे ये ऊपर से धियांग, और इसके नीचे है लोहित, और ये फिर ब्रह्मपुत्र में मिल करके ये। तो इस तरह से जो है ये नदियों से जुड़े क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। वैसे तो पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी हिमालय में है, माउंट एवरेस्ट 8,848। 1901 में जब हाइट नापी गई थी, अब तो कहते हैं ये बढ़ चुकी है, 50 के आसपास हो चुकी है। तो ये तो उत्तर नॉर्थ की तरफ है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो माउंट एवरेस्ट नहीं है। हमारी जो सबसे ऊंची चोटी है ये K2 काराकोरम, पर वो भी हमारे कब्जे में नहीं है। तो ये फिर जो है POK के अंदर आती है। तो ये जो सिक्किम वाली है कंचनजंगा, ये सबसे ऊंची में आ जाएगी। तो साउथ इंडिया में ये जो है अन्नाई मुंडी, महेंद्रगिरी, आर्माकोंडा और मुक्कुरथी, ये जो है दक्षिण इंडिया की चोटियां हैं, पर सब नहीं है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दक्षिण भारत जो है ये जो है प्लेट्यू वाला हिस्सा है, पठार वाला हिस्सा है। और इसके अंदर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो दो हैं। एक तो कहते हैं हम वेस्टर्न घाट जो पश्चिम वाले हिस्से में है, और इधर वाले को कहते हैं ईस्टर्न घाट जो पूर्वी वाले हिस्से में है। इनके बीच में नीचे जोड़ने वाली भी एक जो है हिल्स है, जिसको हम कहते हैं नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इनको आप कैसे समझेंगे, ये देखिए ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट। एक ये पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट। इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला है नीलगिरी पर्वत। इसी में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं। कि चोटी अब ये कहाँ पर है, तो हाइट के हिसाब से जो है ये पश्चिमी घाट में सबसे ऊंची चोटी है। ये नीचे है इसमें अन्नाई मुंडी। अन्नाई मुंडी लगभग 2695 मीटर की हाइट है। ये सबसे ऊंचा हिस्सा है साउथ में। इसके ऊपर दोदा बेटा है, ये 2037 मीटर की हाइट में है। और उसके अलावा और है। और अगर हम जो है ये पूरा वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट इसे बोलते हैं। ये पूरा का पूरा जो है ईस्टर्न घाट है, जिसे हम पूर्वी घाट बोलते हैं। और ये सबसे नीचे की तरफ जो है पहाड़ियाँ, अगर इसने हिल्स को पूछ ले कि सबसे दक्षिण की तरफ कौन सा है, तो ये कॉर्डमम हिल्स है।
तो ये इसकी पीक्स हैं। अन्नाई मुंडी है, मसूली मसूली पुलमाई है, दोदा बेटा है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो है इसमें है, ये आरावली पर्वत के अंदर। तो ये जो है इसका ये वाला हिस्सा। तो आपको वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और उसकी कुछ हिस्सों की जो है जानकारी होनी चाहिए। इसके अंदर साथ में ये रेंजेज पे भी क्वेश्चन आ सकता है साउथ वाले हिस्से की तरफ। तो ये रेंज है, जैसे इधर में तो क्या है, ये सारा पेनिनसुलर इंडिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। प्रायद्वीप यानी जो 3 जगहों से पानी से घिरा होता है। इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से इंडियन ओशन, 3 जगहों से पानी से घिरा है। तो इसको हम जो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पर ये रेंजेज हैं। सबसे ऊपर ये राजस्थान, गुजरात, दिल्ली के बीच में अरावली। इधर जो है दूसरे नंबर पे जो है विंध्या, इसके नीचे सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में से बहती है नर्मदा। इसके अलावा जो है इसके नीचे जो है ये महादेव हिल्स हो गया। और उसके अलावा जो है ये इधर से मैकाल पहाड़ियाँ हो गई हैं। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूर्वी घाट। तो इस पर भी जो है क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ये भी हम इसके अंदर देख सकते हैं कि क्या है। इसके अलावा ये पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे दक्षिण में जो बैठता है ये है कार्डमोम हिल्स यानी इलायची पहाड़ियाँ, सबसे नीचे। इसके अलावा ये है यहाँ पे अन्नाई मुंडी, 2695 मीटर की हाइट है। और अगर आप इधर की तरफ से आ जाएंगे तो ये जो यहाँ पर है महेंद्रगिरी, 1501 मीटर की हाइट पर है। तो ये पूर्वी घाट की जो है पहाड़ियाँ हैं। ये पश्चिमी घाट, ये पूरा का पूरा गुजरात से लेकर के और तमिलनाडु तक ये पश्चिमी घाट है पूरा। करीब करीब 1600 किलोमीटर लंबा है ये। इस तरह से जो है हम यहाँ से क्वेश्चनों को एनालिसिस कर सकते हैं। अब जैसे जो टाइम है, लगभग 120 दिन बचा हुआ है उत्तराखंड लोअर पीसीएस परीक्षा के लिए। 120 डेज के अंदर सारे टॉपिकों को तैयार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस काफ़ी लंबा है। अपियर होने वाले बच्चे उसमें सभी बहुत अच्छे होंगे, जो पीसीएस भी दे रहे होंगे, अपर पीसीएस भी दे रहे होंगे, लोअर भी दे रहे होंगे। तो इतने शॉर्ट टाइम के अंदर पूरी चीज़ पे कमांड करना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट है। एकलव्य में ऐसी कोशिश की जा रही है कि हम समझने के काम को ज़्यादा करें। तो यहाँ पर जो है सारी जो क्लासेज हैं वो इसी फॉर्मेट में होंगी। पहले से पीपीटी, फ्लो चार्ट्स वगैरह सारे तैयार होंगे, ताकि हम मैक्सिमम समझाने का और कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करने का कोशिश करें। बाकी रटने वाली चीज़ें तो कुछ आप लोग भी कर सकते हैं। और क्लासेज ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, रिकॉर्डेड मोड पे भी हैं, पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे उसके अंदर, टेस्ट सीरीज भी रहेंगी, तमाम चीज़ें हैं। तो 23 दिसंबर यानी सोमवार को क्लास स्टार्ट है। जो भी लोग इसमें जुड़ना चाहें वो इसके अंदर जुड़ सकते हैं और अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। धन्यवाद।